नमस्कार दोस्तों। जीएस विद जीडी के आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जो भी पिछले वीडियो में हमने बताया था उससे आगे के बारे में हम आज आपको बताएंगे। हमारी मदद आप बिना एक भी पैसे खर्च किए हमारी मदद कर सकते हैं, और वो ऐसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति के शपथ तक की। आज की वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। आर्टिकल 56 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होगी और राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष से पूर्व भी अगर कोई राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अगर वह कोई कार्य करता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसके लिए संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति अगर किसी कारण से अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इसकी अविलंब सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर लेगा तभी राष्ट्रपति अपना पद त्याग करेगा। राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति की पद के दौरान मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो ऐसी विषम परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसी कारण अगर आपको याद हो तो 3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे बीवी गिरी, वह कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त हुए। लेकिन बीवी गिरी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने लगे, जिस कारण से उस समय उनके पद के कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने की थी। अब हम बात करेंगे इस विषय पर कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां, उसके भत्ते और वेतन क्या हैं। आर्टिकल 59 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास मिलेगा और राष्ट्रपति के उपलब्धियां और भत्तों में जब तक वह पद पर कार्यरत रहेगा तब तक कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन और भत्ते निर्धारित करने का दायित्व तो संसद का है और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 59 में की गई है। राष्ट्रपति अगर अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या अपने पद से संबंधित कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार के दीवानी या फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते हैं। दीवानी या फौजदारी के मुकदमे नहीं दायर किए जा सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी हो सकता है और उसे किसी प्रकार कैद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा करता है। क्या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसकी व्यवस्था आर्टिकल 61 करता है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और ऐसा तब होता है
जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आवश्यक है कि उसे संविधान का उल्लंघन करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और उस पर महाभियोग लगाने का जो संकल्प है वह दोनों सदनों में से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में पेश किया जाएगा। और जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाएगा उसके 1/4 सदस्य, अगर लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा में पेश होता है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य इस बात का हस्ताक्षरित आरोप पत्र कि राष्ट्रपति के ऊपर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है जिससे वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उस प्रकार का आरोप पत्र 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाना जरूरी है। और जिस सदन में यह संकल्प पेश किया जाएगा उसके समस्त सदस्यों के, मतलब अगर लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा के समस्त सदस्यों के, अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा के समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। और जब यह 2/3 प्रस्ताव वाला विधेयक या आरोप जो भी कह लीजिए, पारित संकल्प जब एक सदन द्वारा पारित हो जाएगा तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा से पारित होगा तो राज्यसभा में, अगर यह राज्यसभा से पारित होता है तो इसे लोकसभा में भेजा जाएगा और दूसरा सदन इस आरोप की जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही हैं अथवा गलत। और जब तक जांच चलेगी तब तक राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं और चाहे किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, आरोप के संबंध में अपनी सफाई दे सकता है। जब दूसरा सदन आरोप सही पाएगा और वह अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्रवाई द्वारा हटाया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति तुरंत अपने पद का त्याग कर देगा। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाना जरूरी है, अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो। अब हम ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। असल में राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं और उन्हें हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा है संकटकालीन शक्तियां। तो पहले हम चर्चा करते हैं सामान्यकालीन शक्तियों की। सामान्यकालीन जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति को, उसको हम बेसिक रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरी वित्तीय शक्तियां और चौथी न्यायिक शक्तियां। और जबकि संकटकालीन शक्तियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, और दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और तीसरा वित्तीय आपातकाल की कंडीशन में। तो पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां के बारे में या प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वह सब की सब राष्ट्रपति में निहित हैं और वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति में निहित होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। अपने इस कार्य के संचालन के लिए, कार्यपालिका शक्तियों के संचालन के लिए या प्रशासनिक शक्तियों के संचालन के लिए राष्ट्रपति संघ के महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे राज्यों में राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इसी व्यवस्था के तहत आर्टिकल 74 में यानी 74 में राष्ट्रपति अपने प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। यानी 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सामान्यतः जब हम आते हैं तो राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री के चयन का निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है, सदन का नेता होता है। लेकिन विषम परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास इस बात का विकल्प होता है कि या अगर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास इस बात का विकल्प होता है कि वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करते समय अपने विवेक का प्रयोग करें। अगर लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है या प्रधानमंत्री का पद आकस्मिक कारण से रिक्त हो गया है तो राष्ट्रपति के पास इस बात का अधिकार होता है कि वह प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने विवेक शक्तियों का प्रयोग करे। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार का जब पतन हुआ था तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब बीपी सिंह सरकार का पतन हुआ था तब चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसी स्थितियां जब आई हैं तो राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निर्णय लिया है। इस मामले में जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन स्वयं से करता है, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन स्वयं से करता है तब वह प्रधानमंत्री को इस बात का निर्देश दे सकता है कि वह यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे एक निश्चित समय सीमा के अंदर। कई बार यह समय सीमा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक की होती है। मतलब अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद का चयन अपने विवेक से करता है तो प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सूचना देता है कि वह एक निश्चित समय के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर दे, यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर दे। राष्ट्रपति संवैधानिक और प्रशासनिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है और समन्वित कर सकता है। वह राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन कर सकता है। अगर दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति के पास इस बात का अधिकार होता है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे जो कि दो राज्यों के बीच सुलह का कार्य करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। विदेशों से कूटनीतिक संबंध बनाने हो या राजनीतिक संबंध बनाने हो उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। हालांकि तीनों सेनाओं के अलग अलग हेड होते हैं जिसे लोग जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इन तीनों सेनाध्यक्षों का भी सुप्रीम कमांडर होता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। देखिए, कार्यपालिका का प्रधान होने के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद के कुल 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो राष्ट्रपति के पास इस बात का अधिकार होता है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ले। उसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वह संसद को संबोधित करे। उसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वो संसद का सत्र आहूत करे, सत्रावसान करे, उसका विघटन करे। और उसी के पास इस बात का अधिकार होता है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करे। तो जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हैं तो वह संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा आर्टिकल
123 में 123 में इस बात का जिक्र है कि राष्ट्रपति के पास विश्रांति काल में, यानी कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और उस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कि अधिनियम का होता है। बशर्ते इसमें एक कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसे 6 मास के अंदर संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश 6 मास तक प्रवर्तन में रहता है। 6 मास के बाद अगर वो संसद में पारित नहीं होता है तो उस अध्यादेश की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर संसद को ये लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो पारित अध्यादेश है वह ठीक नहीं है तो संसद इसे समय से पूर्व समाप्त भी कर सकती है। संसद के पास इस बात का अधिकार होता है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं होती है तो उसे संसद में पेश नहीं किया जाता है। जैसे धन विधेयक, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे कोई ऐसा विधेयक जो कराधान पर इफेक्ट डालता हो वह विधेयक, कोई ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि पर भारित हो, अथवा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखे जाते हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पर। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल के आरंभ में ही राष्ट्रपति दोनों सदनों में भारत सरकार की ओर से आय और व्यय का एक अनुमानित विवरण रखता है जिसे बजट कहा जाता है। हालांकि संविधान की भाषा में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारत सरकार की आय और व्यय का एक लेखा जोखा संसद के समक्ष रखता है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक और वित्त विधेयक के अनुदान की मांग लोकसभा में रखता है। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है, यानी कि अगर जो आकस्मिक निधि है उस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है और वह आकस्मिक निधि का प्रयोग संसद की स्वीकृति के बाद करता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की वित्तीय